नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास। छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन। दोस्तों, कलचुरी वंश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आते हैं, चाहे CGPSC रहे चाहे CGFM रहे। आज हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से और कौन कौन से क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग दोस्तों कलचुरी वंश की हम लोग जब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो कलचुरी वंश की जो स्थापना तो 1000 ईस्वी में हुई है। इसके संस्थापक थे कलिंग राज। 1000 ईस्वी में कलिंग राज ने कलचुरी वंश की स्थापना की, लेकिन इससे पहले यह क्षेत्र कलचुरियों के अधीन रहा। कैसे आपको मैं बताऊं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कलचुरी वंशीय शंकरगढ़ मुग्ध द्वितीय के बारे में। इन्होंने सर्वप्रथम 900 ईस्वी में क्या किया हुआ है, इस क्षेत्र को कोसल क्षेत्र को विजित किया। 900 ईस्वी में इसने क्या कर दिया, विजित किया। लेकिन जब 950 की हम लोग जब बात करते हैं तो 950 में जो सोमवंशी ओडिशा के सोमवंशी शासक थे, उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये तो बात हुई शंकरगढ़ द्वितीय ने 900 ईस्वी में क्या कर लिया, इस क्षेत्र को विजित किया। त्रिपुरी के थे शंकरगढ़ द्वितीय, मुक्त तुंग त्रिपुरी के थे। लेकिन उन्होंने जो सोमवंशी जो शासक थे ओडिशा के, उन्होंने 950 ईस्वी में इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। फिर जब हम लोग बात करते हैं 990 के आसपास, 990 से लेकर आपके 1000 की ईस्वी की, तब जो कोकल के 18 पुत्र हुए। कोकल कहाँ के थे, त्रिपुरी के थे। कोकल जो शासक थे, उनके जो 18 पुत्र थे, 18 पुत्रों में से एक पुत्र था आपका कलिंग राज। कोकल ने कलिंग राज को बोला कि जाओ कौशल पर युद्ध लड़ो और कब्जा करो, ठीक है। तो कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में यहाँ के जो शासक थे उनको परास्त करके 1000 ईस्वी में यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना की। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, कलिंग राज को छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का संस्थापक माना जाता है। संस्थापक जब हम लोग कलिंग राज की बात करें तो कलिंग संस्थापक बना और इसने तुमार को अपनी राजधानी बनाई। तुमार कहाँ है, तुमार है आपका कोरबा में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कलिंग राज से आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि कलचुरियों का संस्थापक छत्तीसगढ़ में कौन था, तो वह था कलिंग राज। कलिंग राज ने 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की और उसने तुमार को अपनी राजधानी बनाया। कलिंग राज के बाद हम लोग जब बात करते हैं, कलिंग राज के बाद हुआ है कमल राज। जब हम लोग कमल राज की बात करते हैं तो कमल राज 1000, कलिंग राज ने 1000 से 20 तक 1020 तक शासन किया। कमल राज ने 1020 से 1045 तक शासन किया, ईस्वी तक शासन किया। जब उनकी हम लोग जब बात करते हैं कलिंग राज की, तो कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। महिषासुर मंदिर का निर्माण कराया। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इन्होंने चैतुरगढ़ में महिषासुरमर्दिनी नामक मंदिर का निर्माण कराया। जब हम लोग कमल राज की बात करते हैं तो कमल राज ने भी तुमार में ही शासन किया। तुमार को अपनी राजधानी के रूप में बनाया और इसने जो त्रिपुरी के जो शासक थे गांगे देव, उस समय त्रिपुरी को जो शासक थे कोकल के जो पुत्र थे गांगे देव,
उसकी इन्होंने सहायता की। कहाँ पर? ओडिशा के पे युद्ध करने के लिए। तो कमल राज से आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता है। इन्होंने क्या किया हुआ है? जो त्रिपुरी के राजा थे गांगेय देव की सहायता, इन्होंने गांगेय देव की सहायता की ओडिशा अभियान के लिए। ओडिशा को उत्कल कहा जाता था, है ना। तो इस तरीके से में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। मैं आपको साइट पे इसका राजवंश का डिटेल लिखते जाता हूँ। सबसे पहले था हमारे पास आपका आ गया कलिंग, कमल, कलिंग, कमल। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं रत्नदेव प्रथम। जब रत्नदेव प्रथम की हम लोग जब बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का जो प्रभुत्व है इन्हीं से चालू होता है, रत्नदेव से। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज में हम लोग आते हैं तो इनका राजधानी स्थानांतरण करना। इन्होंने तुमाड़ से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके रतनपुर नामक एक नया शहर बनाया, रतनपुर। इनका जो शासन था 1045 से 1065, तो इन्होंने 1050 में रतनपुर नामक शहर की स्थापना की। इनको तुमाड़ में शासन करने वाला अंतिम शासक कहा जाता है। यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, इन दोनों ने तुमाड़ पे क्या किया हुआ है? शासन किया है, उसको राजधानी बनाया था। लेकिन जब रतनपुर की हम लोग जब बात करते हैं तो रतनपुर ने तुमाड़ में अंतिम शासक था यहाँ, और इसने कहाँ से चालू किया हुआ था? रतनपुर नामक शहर बसाया और रतनपुर से शासन करना चालू किया। तो इस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस की हम लोग जब बात करते हैं तो यहाँ तुमाड़ से शासन करने वाला अंतिम शासक था। अब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि तुमाड़ से शासन करने वाले कौन कौन से शासक थे, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कलिंग राज, कमल राज और आपका रहता है रत्नदेव प्रथम। इन तीनों ने तुमाड़ से शासन किया है, ठीक है। अब रतनपुर जब इन्होंने शासन रतनपुर नामक शहर बसाया, तो जब हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने जब शहर बसाया तो कुछ निर्माण कार्य जरूर करेंगे। तो निर्माण कार्य में इन्होंने सबसे पहले महामाया मंदिर, महामाया मंदिर, उसके बाद आपका आता है रत्नेश्वर मंदिर, बंकेश्वर मंदिर, महिषासुर मर्दिनी। ये दो मंदिर को इन्होंने रतनपुर में बनाया, वहां पर बनवाया। और ये जो दो मंदिर थे
इसको उन्होंने तुमाड़ पे बनवाया। तो इन्होंने जब मंदिर निर्माण कराया तो 2 मंदिर इन्होंने रतनपुर पे और 2 मंदिर इन्होंने तुमाड़ पे बनवाया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने मंदिर निर्माण, तालाब निर्माण, रतनपुर शहर को इसीलिए मंदिरों का शहर, मंदिर एवं तालाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए मंदिरों और तालाबों का नगर किसे कहा जाता है तो वह है आपका रतनपुर। लेकिन खाली मंदिरों का नगर कहा जाता है तो वह आ जाएगा आरंग। वहां पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मंदिरों प्लस तालाबों का शहर है हमारे पास क्या है, रतनपुर। ठीक है, जब हम लोग इनकी निर्माण कार्य तो ये हो गया। इनकी विवाह की हम लोग जब बात करते हैं तो इन्होंने नूनल्ला देवी से विवाह किया था। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको बनता नहीं है। जब हम इनकी राज्य विस्तार की बात करें, राज्य विस्तार, जब हम इसकी राज्य विस्तार की बात करते हैं तो इन्होंने सिरपुर क्षेत्र को पराजित किया और जो कोरोमंडल है, विस्तार की हम लोग जब बात करते हैं तो सिरपुर और कोरोमंडल क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्र को कलचुरी राज्य में मिला लिया। कोरोमंडल क्षेत्र से ही हमारी नूनल्ला देवी हैं जिनसे उनका विवाह हुआ है, उनका क्षेत्र वही है। तो राज्य विस्तार की हम लोग जब बात करते हैं तो 2 जगह आपका सिरपुर और दूसरा हो गया है कोरोमंडल। और आगे हम लोग जब बात करें तो जो पेंड्रा रोड है उस तरफ का जो क्षेत्र है उनका इन्होंने क्या किया, विस्तार किया। इन्होंने रतनपुर को कुबेरपुर की संज्ञा दी। अब रतनपुर का यहाँ इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। रतनपुर का विभिन्न विभिन्न जो युग हैं उनमें अलग अलग नाम हैं। ये इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। जब हम लोग बात करें रतनपुर की, तो रतनपुर में जो अलग अलग के नाम हैं इन्होंने क्या कर दिया, कुबेरपुर, रतनपुर को इन्होंने कुबेरपुर कहा। लेकिन रतनपुर का जो अस्तित्व है वो युगों से है। चारों युगों में इनका अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। इसलिए रतनपुर को चतुर्युगीपुरी कहा जाता है। चतुर्युगीपुरी, रतनपुर को चतुर्युगीपुरी, चारों युग में इसका नाम है। जब हम लोग बात करें सतयुग, महाभारत, या इसको हम लोग बोलते हैं द्वापर, त्रेता युग, या यहाँ पर मैं लिख दूं रामायण, कलयुग, और यहाँ पर आ जाता है आपका कलचुरी। इस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं, जो रतनपुर शहर है उसे चतुर्युगीपुरी कहा जाता है। सतयुग, महाभारत या द्वापर, रामायण, कलयुग और कलचुरी युग। इसका जो नामकरण है, इसके नामकरण की हम लोग जब बात करते हैं तो सतयुग और महाभारत दोनों में इसे मणिपुर के नाम से जाना जाता है। मणिपुर। जब रामायण की हम लोग जब बात करते हैं तो यह हो जाता है मणिपुर। जब हम लोग कलयुग की बात करते हैं
कलयुग या वर्तमान का जो समय है, वर्तमान में यह है रतनपुर, और जो कलचुरी में था यह कुबेरपुर। कलचुरी कलचुरी शासक इसे कुबेरपुर कहते थे, कुबेरपुर प्लस रतनपुर। तो इस तरीके से हम देखें इसको, इसका जो नाम है चतुर्युगीपुरी है। सतयुग और महाभारत या द्वापर में इसको मणिपुर कहा जाता था, रामायण या त्रेता में इसे मणिपुर कहा जाता था, कल युग में यह रतनपुर कहलाता था, और कलचुरी में इसे कुबेरपुर और रतनपुर की संज्ञा दी गई। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि रत्नदेव प्रथम ने ही कलचुरी रतनपुर नामक शहर की स्थापना की, लेकिन उससे भी पहले उस क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता था। यह इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रत्नदेव प्रथम के बाद उसका जो पुत्र हुआ पृथ्वी प्रथम। पृथ्वी प्रथम। जब हम लोग पृथ्वी प्रथम की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें, इन्हें सकल कोषाधिपति कहा जाता था। सकल कोषाधिपति, सकल मंडलाधिपति, जब हम इनकी बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्हें 21,000 गांवों का स्वामी कहा जाता था। ये आपके अमोदा ताम्रपत्र में इसका उल्लेख किया गया है। जो अमोदा ताम्रपत्र है, इसमें इनका जो उल्लेख किया गया है, सकल कोषाधिपति, कौशल मंडलाधिपति और 21,000 गांवों का स्वामी कहा जाता है। जब हम इनकी बात करें, निर्माण कार्य की इनकी हम जब बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, इन्होंने विशाल तालाब का निर्माण कराया। विशाल तालाब का निर्माण कराया। इनके द्वारा चतुष्किका, जो वंकेश्वर तुमाड़ में वंकेश्वर शिव मंदिर था, उसमें चतुष्किका का निर्माण कराया। 4 खंभों वाला एक क्या बोलना चाहिए आपके हिसाब से, एक मंच का निर्माण कराया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो ये थे इनकी इंपॉर्टेंस। जब स्थापत्य की हम लोग जब बात करते हैं, इन्होंने एक उपाधि धारण की। ये था उपाधि, ये था आपका मंदिर,
मंदिर के बाद हम लोग जब बात करते हैं तो इन्होंने लाफागढ़ के किले का निर्माण कराया। लाफागढ़ के किले का निर्माण कराया और इसमें 3 द्वार का निर्माण कराया, जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 द्वार, पहला होता है मेनका, दूसरा होता है सिंह, तीसरा होता है आपका हुंकारा दरवाजा। ये 3 दरवाजों का इन्होंने निर्माण कराया और आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनका द्वार कहाँ पर है, वहां पर जो 3 द्वार हैं वो किस किले में निर्मित हैं और उसे किस शासक ने बनवाया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था पृथ्वीदेव प्रथम का इंपॉर्टेंस। इसके बाद आपका आता है पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र हुआ जाजलदेव प्रथम। जब हम लोग जाजलदेव प्रथम की बात करते हैं तो यह महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था। जब हम लोग पृथ्वीदेव प्रथम के क्या बोलना चाहिए राज्य विस्तार की बात करें, यहाँ पर राज्य विस्तार छूट गया। राज्य विस्तार में इन्होंने सरगुजा क्षेत्र का विस्तार किया। सरगुजा क्षेत्र में अपने राज्य का विस्तार किया। ठीक है, इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। हम लोग जब जाजलदेव की बात करते हैं तो जाजलदेव पृथ्वीदेव प्रथम का पुत्र था। इसने हाथियों पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इन्हें गज शार्दूल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने गज शार्दूल की उपाधि क्या की, धारण की थी। इन्होंने गज शार्दूल की उपाधि धारण की थी। जब हम लोग बात करें इनकी इंपॉर्टेंस की तो इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। इसके पश्चात इन्होंने जो त्रिपुरी के जो शासक थे, मैंने पिछला अभी बताया हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी राजवंश था वह त्रिपुरी जो शासक थे, कलचुरी शासक थे, उनके वंशज थे, उनके अधीन काम करते थे। तो इन्होंने अधीनता को स्वीकार किया, अधीनता अस्वीकार किया। इन्होंने छत्तीसगढ़ में स्वतंत्र शासक की तरह शासन किया। जब हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो तीसरा चीज में आता है इन्होंने जाजलपुर नामक शहर बसाया, जिसे वर्तमान जांजगीर कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, जिसे नक्टा मंदिर भी कहते हैं। जिसे हम नक्टा मंदिर भी कहते हैं। दूसरा चीज इन्होंने पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जब हम आगे बढ़ते हैं इनकी विजय अभियान की, तो विजय अभियान में इनके द्वारा महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। इन्होंने
बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक। जो सोमेश्वर थे उनको परास्त किया। परास्त करने के पश्चात उनकी माता के द्वारा अनुरोध करने के बाद सोमेश्वर की माता गुंड महादेवी द्वारा उनको अनुरोध किया गया कि वे अपने पुत्र को छोड़ दें, तो उन्होंने अपनी दया का परिचय देते हुए इन्हें बंदी से मुक्त कर दिया। इस तरीके से ये बहुत बड़े दयालु शासक थे। जब हम लोग बात करेंगे दूसरे तरफ, तो इन्होंने ओडिशा के जो शासक थे, ओडिशा के जो शासक थे भुजबल, ओडिशा के शासक भुजबल को इन्होंने परास्त किया और अपना राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिए। जब हम लोग अन्य क्षेत्र की हम लोग जब बात करते हैं, तो इन्होंने भंडार, मल्हार, आंध्र प्रदेश का नंदवली, कुक्कुट आदि क्षेत्र को विजित किया। इनके द्वारा मल्हार पहली बार कलचुरी राजवंश में शामिल हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि मल्हार पहली बार जाजलों के शासनकाल में ही कलचुरी क्षेत्र में शामिल हुआ। इसके बाद हम लोग आगे जब देखते हैं, यह कलचुरी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। क्या था? कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, सर्वाधिक शक्तिशाली। शासक था। इसके पश्चात जाजल देव प्रथम का पुत्र हुआ रत्नदेव द्वितीय। जब रत्नदेव द्वितीय शासन करने आया, तो यह एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य का शासक हुआ। इसको शासन अपना विरासत में मिला, क्योंकि जाजलदेव प्रथम एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक थे। ये उनके उत्तराधिकारी थे, इसलिए इनको बड़ा साम्राज्य शासन के लिए मिला। जब हम लोग इनकी विशेषता की बात करें, इनके विजय अभियान की बात करें, तो इन्होंने अपने पिता की तरह ही साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और महत्वपूर्ण युद्ध किए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साम्राज्य विस्तार में सबसे पहले इन्होंने त्रिपुरी के जो नरेश थे गयाकर्ण, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने पिता की तरह अधीनता स्वीकार की। जब इन्होंने अधीनता अस्वीकार की कि हम स्वतंत्र राजा की तरह शासन करेंगे, तब त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण ने आक्रमण किया। तो इन्होंने आक्रमण को विफल कर दिया। उनको परास्त कर दिया। उसके पश्चात इन्होंने जो ओडिशा के जो शासक थे, इनके पिता द्वारा ओडिशा के शासक भुजबल को परास्त किया गया था। जब ये शासन करने आए, तो उड़ीसा के जो
गंगवंशी शासक अनंत चोडगंग थे, उन्होंने शिवरी नारायण के पास, जो अनंत चोडगंग थे, ओडिशा के समीप इन पर युद्ध किया। उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, विफल कर दिया, उनको भी इन्होंने परास्त कर दिया। जब इस तरीके से इनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी तो इन्होंने बंगाल के गोंड राजा को परास्त किया। बंगाल के गोंड शासक को इन्होंने क्या कर दिया, परास्त कर दिया। इन्होंने जो अकलतरा है और जो आपके क्या बोलना चाहिए शिवरी नारायण है, यहाँ पर इनके क्या है, अभिलेख मिले हैं जिनमें इन तथ्यों की पुष्टि होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यह थी इनकी इंपॉर्टेंस। रत्नदेव द्वितीय की हम लोग जब बात करते हैं, रत्नदेव द्वितीय की जब हम लोग बात करते हैं तो इन्होंने अपने पिता पृथ्वीदेव जाजूलदेव प्रथम के जो साम्राज्यवादी नीति है उसी के तहत कार्य किया और महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपने राज्य का विस्तार किया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग बात करेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय की, इसके पश्चात इसका पुत्र हुआ पृथ्वीदेव द्वितीय, जिसकी इंपॉर्टेंस की हम लोग जब बात करेंगे पृथ्वीदेव द्वितीय की, तो इन्होंने सर्वप्रथम इनका काम था जो राजीव लोचन मंदिर है, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इनके सेनापति का नाम भी आता है आपका, पृथ्वीदेव का सेनापति था जगतपाल, जिन्होंने क्या किया, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इनकी जब साम्राज्यवादी नीति की हम लोग जब बात करते हैं तो इन्होंने इनके जो सामंत थे ब्रह्मदेव के साथ मिलकर इन्होंने अनंत वर्मा के पुत्र को पराजित किया, जो ओडिशा के जो शासक थे उनके पुत्र को पराजित किया। फिर चक्रकोट के जो राजा थे, गंग राजा थे, उनको भी इन्होंने पराजित किया। इन्होंने सारंगगढ़, सिहावा, डोंगरगढ़, कांकेर आदि क्षेत्र को अपने कलचुरी साम्राज्य में शामिल कर लिया। पर प्रश्न यह है कि इनके द्वारा सर्वाधिक जो क्षेत्र है, सर्वाधिक क्षेत्र का साम्राज्य विस्तार किया गया, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किया गया। इसमें हमने अभी बताया आपको कि सबसे पहले इन्होंने सारंगगढ़, सिहावा, कांकेर, बस्तर, डोंगर, इस तरीके से सर्वाधिक क्षेत्र का इन्होंने क्या किया, अपने साम्राज्य में विस्तार कर लिया। जब इनके अभिलेख की हम लोग जब बात करते हैं तो इनका अभिलेख रांची में मिला हुआ है। इनके इंपॉर्टेंस की हम लोग जब बात करते हैं तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सर्वाधिक जो हमारे पास क्या है, अभिलेख मिले हैं। सभी सर्वाधिक अभिलेख 13 ये हमारे पास क्या हुए हैं,
मिले हैं। इनके द्वारा जो चलाए गए तांबे के सिक्के, सोने के सिक्के आदि हमको क्या हुआ है, मिला है। इस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं निर्माण कार्यों की, तो इन्होंने रतनपुर में किले का निर्माण कराया। रतनपुर में किले का निर्माण, खड़क तालाब तथा बहुत सारे जो मंदिर हैं, जिसमें आपका नरसिंह मंदिर संबलपुर में, नारायण मंदिर है आपका बलौदा बाजार में, नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर है आपका। तो इस तरीके से इनके द्वारा निर्माण कार्य में भी उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो रतनपुर का किला है, इसको अन्य नाम गज किला के नाम से भी जाना जाता है। गज किला, इसे गज किला भी कहा जाता है। आपका जो मंदिर है, इसमें हमने बताया है आपका नरसिंह मंदिर संबलपुर में है, और आपका नारायण जो मंदिर है वह है बलौदा बाजार में। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण इनके जो सेनापति थे जगतपाल, इन्होंने इनकी क्षेत्र विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जाजलदेव द्वितीय। जब जाजलदेव द्वितीय की बात करें, तो इनका विलेख, जो इनकी जो उपाधि है वो है तुम्माड़ाधिपति। तो इस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं जाजलदेव द्वितीय के बारे में, तो इनकी इंपॉर्टेंस है, इन्हें तुम्माड़ाधिपति, इन्हें तुम्माड़ाधिपति कहा जाता है। इनके द्वारा चंद्रचूड़ मंदिर, शिवरी नारायण का मंदिर, जिन्हें क्या बोलते हैं, शिवरी नारायण में भी चंद्रचूड़ मंदिर है। तो इस तरीके से इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया है, चंद्रचूड़ मंदिर। उसके बाद है आप लोगों का इनके द्वारा केदारेश्वर मंदिर, मल्हार में स्थित है केदारेश्वर। शिवरी नारायण, मल्हार, यहाँ पर इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया। जब इनकी हम लोग विजय अभियान की हम लोग जब बात करते हैं, तो विजय अभियान में इन्होंने त्रिपुरी को जो शासक थे जयसिंह, इनके द्वारा आक्रमण किया गया। जयसिंह, विफल, उसको उन्होंने विफल कर दिया, उनको आक्रमण में परास्त कर दिया। इसी तरीके से हम लोग
जब बात करते हैं तो जो अल्हड़ देव थे, यह जो युद्ध हुआ था, जैसे ही का युद्ध हुआ था, यह सिवरी नारायण के समीप हुआ था। सिवरी नारायण के समीप हुआ था, जिसमें अल्हड़ देव ने जाजौल की सहायता की थी। अल्हड़ देव नामक एक शक्तिशाली योद्धा था जाजौल द्वितीय में, उसको वीर गति प्राप्त हुआ था। तो इसमें आपका ज्यादा क्वेश्चन पूछना नहीं है। जाजौल देव की तो मालिपति, इन्होंने कौन कौन से मंदिर का निर्माण कराया है, बस आपको उसी को देखना है। अब हम आगे चले जाते हैं जगत देव। जब हम लोग जगत देव की बात करते हैं तो जगत देव में यह जाजौल देव द्वितीय का भाई था, बड़ा भाई था। क्योंकि जाजौल देव द्वितीय के जो पुत्र थे, उनको सत्ता नहीं मिली, इनके द्वारा सत्ता क्या बोलते हैं, इनको सत्ता मिला था। इन्होंने सत्ता की बागडोर जब साथ में हाथ में ली, तब रतनपुर में जो शांति और संतोष का माहौल, जो अशांति और असंतोष फैला हुआ था, उसको इन्होंने शांत किया। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसकी नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जगत देव का पुत्र जो उसके बाद हुआ रत्नदेव तृतीय। जब रत्न तृतीय की हम लोग जब बात करते हैं, रत्न तृतीय की बात करते हैं तो इसके जो शासन काल में पूरा जो साम्राज्य था या राज्य क्षेत्र था, वह पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। इसके काल में भयंकर जो असंतोष फैला हुआ था, अकाल फैला हुआ था। तो इन्होंने इम्पोर्टेंस चीज है इनका, लग्नेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया। लग्नेश्वर शिव मंदिर का लक्ष्मणेश्वर शिव मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया। उन्होंने रतनपुर में लक्ष्मी देवी मंदिर का निर्माण कराया। यह है आपका खरौद में, यह है आपका रतनपुर में। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण खरौद में कराया, और जो आपके जो लक्ष्मी देवी मंदिर है, इसका निर्माण रतनपुर में कराया। और इनके द्वारा एक ब्राह्मण, जो इनके क्या होना चाहिए, सेनापति थे गंगाधर राव। इनके जो सेनापति थे वो ब्राह्मण थे, जिनका नाम था गंगाधर राव। इनको उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया। इसके पश्चात आपका आता है प्रतापमल। प्रतापमल करके आपका इस शासन आता है। रत्न के लिए बात था प्रतापमल। जब हम लोग प्रतापमल की जब बात करते हैं तो प्रतापमल ने, इनकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस चीज़ें नहीं हैं। इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए हैं, इन्होंने बहुत सारे बांध का निर्माण कराया है, जिसमें पेंड्रा बांध आता है, बिलाईगढ़ का बांध आता है। इस तरीके से इन्होंने जो कलचुरी संवत था, जो कलचुरी संवत चल रहा था, उसका अंतिम बार प्रयोग किया था। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रतापमल के बाद, तो उसके बाद 200 वर्षों तक पूरा अंधकार युग की
अंधकार युग छाया रहता है, मतलब दो प्रतापमल के बाद से 200 वर्षों तक का हमारे पास क्या नहीं है, इतिहास नहीं है। 200 वर्षों तक क्या हुआ है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस बीच में कौन कौन से शासक हुए, इम्पोर्टेंट शासक कौन कौन से हुए हैं, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। बहुत सारे जो नाम हैं, जयसिंह देव हुए, धर्मदेव सिंह हुए, जगन्नाथ हुए, वीर सिंह हुए, कमल देव हुए, शंकर राय हुए, मोहन देव हुए, इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे पास क्या हैं शासक हुए हैं। लेकिन इस प्रतापमल के बाद के जो युग को बोलते हैं अंधकार युग। इसके पश्चात जो भी शासक हुए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें हम लोग जब बात करते हैं, हमको जो इसके आगे पता चलता है बहारेंद्र शाह की। तो जब हम लोग बहारेंद्र शाह की बात करते हैं तो इन्होंने कोरबा कोसगाई को अपनी राजधानी बनाया। बहारेंद्र शाह, जब हम लोग बहारेंद्र शाह की बात करते हैं तो इनके द्वारा कोसगाई कोरबा को अपना राजधानी बनाया। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा शत्रुओं द्वारा लूटपाट मचाया गया इनके शासनकाल में। तो इन्होंने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगाई का निर्माण कराया और वहाँ पर कोषागार की स्थापना की। तो यहाँ पर कोसगाई में इन्होंने क्या किया, राजधानी बनाकर एक कोषागार का भी निर्माण कराया, कोषागार का निर्माण कराया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा कोसगाई मंदिर, चैतुरगढ़ का किला, इनके द्वारा कोसगाई मंदिर, चैतुरगढ़ का किला, कोसगाई मंदिर हो गया, चैतुरगढ़ का किला हो गया, इसका निर्माण कराया गया। हैं इसके बाद हुआ कल्याण शाह। जब हम लोग कल्याण शाह की बात करते हैं तो कल्याण शाह को मुगल दरबार में 8 वर्षों के लिए बंदी बना लिया गया, नजरबंद कर लिया गया, क्योंकि इनके द्वारा जो भूमि से संबंधित जो वो थे, मुगल साम्राज्य और कलचुरी साम्राज्य में भूमि के लगान से संबंधित विवाद हो गया, जिसके वजह से भूमि सुधार के लिए कल्याण शाह को मुगल दरबार में 8 वर्षों के लिए रखा गया, जिसका हम लोग बात करते हैं। एक गोपल्ला गीत भी गाया जाता है इनके संबंध में, कल्याण शाह के संबंध में गोपल्ला गीत। गोपल्ला गीत गाया जाता है। 8 वर्षों के लिए मुगल साम्राज्य में था। जब इनकी बात करें तो इन्होंने राजस्व की जो जमाबंदी प्रणाली थी और गढ़ व्यवस्था का शुरुआत की। जमाबंदी प्रणाली प्लस गढ़ व्यवस्था, जो छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ हैं, छत्तीसगढ़ की जो जमाबंदी प्रणाली है, छत्तीसगढ़ के जो गढ़ है
जो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के जो उत्तर में 18 गढ़ है और दक्षिण में 18 गढ़ है। रतनपुर के अधीन 18 गढ़ और जो रायपुर के अधीन 18 गढ़ हैं, उस गढ़ों प्रदेश को गढ़ों में विभाजित किया गया। गढ़ व्यवस्था किनके द्वारा शुरुआत किया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बात करें इतिहास की, इतिहास में ये कहा जाता है, गोपल्ला गीत इसलिए गाया जाता है कि जो कल्याण शाह थे उनको मुगलों द्वारा नजरबंद करवा दिया गया था। टकोली में कुछ गड़बड़ी हो गई थी, जिसके वजह से इनको 8 वर्षों तक के लिए नजरबंद कर दिया गया था। इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, कल्याण शाह के बाद था तखत सिंह। तखत सिंह, जब तखत सिंह की जब बात करते हैं हम लोग, तो तखत सिंह को हम लोग मुगल साम्राज्य औरंगजेब का समकालीन मानते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब का यह समकालीन था। इस तरीके से जब इनके इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने तखतपुर का शहर का निर्माण कराया। तखत सिंह के नाम पर ही तखतपुर का निर्माण हुआ। इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं तखत सिंह की, तो इनके कोई पुत्र नहीं थे, इनका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पुत्र विहीनता में इनकी मृत्यु हुई। इनके पश्चात हुए राज सिंह। जब हम लोग राज सिंह की बात करते हैं, तो इनके द्वारा रतनपुर में बादल महल, राजपुर या रतनपुर के समीप एक शहर का निर्माण किया गया इनके द्वारा। राजपुर और बादल महल का निर्माण कराया गया, जो गोपाल मिश्र थे। गोपाल मिश्र इनके दरबारी कवि थे। इनके द्वारा खूब तमाशा नामक एक रचना किया गया है, जो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है, खूब तमाशा। इन्होंने खूब तमाशा नामक रचना की, जिसमें छत्तीसगढ़ जो राज्य थे, ये कुलचोरी शासन जो राज्य थे, उनके बारे में इन्होंने विस्तार से उसमें वर्णन किया। उसके बाद है हम लोगों का, जब हम लोग बात करेंगे सरदार सिंह की, तो सरदार सिंह राज सिंह के चाचा थे, और रघुनाथ सिंह सबसे सर्वाधिक उम्र में शासक बने। सरदार सिंह राज सिंह के चाचा थे, और ये सर्वाधिक उस समय उनकी आयु 60 वर्ष थी, तब ये क्या हुए, शासक बने। जब हम लोग सरदार सिंह के बाद के आगे के शासक की बात करें, तब रघुनाथ सिंह, ने शासन किया। रघुनाथ सिंह के ही समय में 1741 में
रघुनाथ सिंह के ही समय में 1741 में जो मराठा सेनापति थे, रघुजी प्रथम के जो सेनापति थे भास्कर पंत, भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह के ही समय में क्या आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किए तो रघुनाथ सिंह के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई थी। रघुनाथ सिंह क्या थे, पुत्र योग में थे, उन्होंने युद्ध न लड़ के आत्मसमर्पण कर दिया। तो इस तरीके से रतनपुर में यह कलचुरी शासकों का अंत है। कलचुरी शासक, जो अंतिम कलचुरी शासक स्वतंत्र शासक थे रघुनाथ सिंह, इनको भास्कर पंत द्वारा 1741 में परास्त किया गया। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि भास्कर पंत ने किसके शासन काल में आक्रमण किया था, तो वह था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के पश्चात मोहन सिंह नामक एक शासक हुआ, जो क्या था, मराठों के अधीन था। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि रतनपुर शाखा में के जो कलचुरी शासक थे उनका क्या हो गया, 1741 में अंत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।